गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है tan π/4 प्लस थीटा tan 3π/4 प्लस थीटा का मान होगा, यानी इसका मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। चार ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और एक क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है और देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों से दोबारा भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता दूं, ट्राइग्नोमेट्री से करीब आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कभी कभी तो 7 क्वेश्चंस भी पूछ दिए जाते हैं। देखिए ट्राइग्नोमेट्री में आप लोगों के कई चैप्टर्स कंबाइन करके दिए हुए हैं और ट्राइग्नोमेट्री से रिलेटेड आप लोगों के जितने भी चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। आप चैनल पर जाइएगा और 2022 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको ट्राइग्नोमेट्री से रिलेटेड सभी चैप्टर्स की वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले सॉल्व कराया हुआ है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि हम पहले स्टेप में यहाँ पे करने क्या वाले हैं। तो देखिए ये जो आपका लिखा है tan π/4 प्लस थीटा, ये आपका लिखा हुआ है tan a प्लस बी के फॉर्म में, यानी हम यहाँ पे tan a प्लस बी के फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। और सेम आपका जो ये वाला पार्ट लिखा है tan 3π/4 प्लस थीटा, ये भी आपका tan a प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे भी हम tan a प्लस बी के फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता क्या है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, ये आपका फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी का। देखिए ट्राइग्नोमेट्री में आपके कई फॉर्मूले दिए गए हैं और फॉर्मूले के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पार्ट में यहाँ पे फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका लिखा है tan π/4 प्लस थीटा। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू आपकी π/4 और b की वैल्यू यहाँ पे थीटा हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b। तो tan a की जगह आपका क्या आ जाएगा, tan π/4 प्लस tan b की जगह यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा। फिर अपॉन में फॉर्मूले में होता है 1 माइनस, तो 1 माइनस तो आपका ऐसे ही रहेगा, tan a की जगह tan π/4 और यहाँ पे tan b की जगह आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला आपका है 1 माइनस tan a tan b, ये आपका इनटू में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं इस वाले पार्ट में। तो इस वाले पार्ट में देखिए a की वैल्यू आपकी 3π/4 और b की वैल्यू यहाँ पे थीटा। तो फॉर्मूले में होता है tan a प्लस tan b, तो tan a की जगह tan 3π/4 प्लस यहाँ पे tan b की जगह आपका tan थीटा हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस, तो ये तो आपका फॉर्मूले में ही होता है, tan a की जगह tan 3π/4 और tan b की जगह यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फॉर्मूले को हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है tan π/4। जब tan π/4 को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, tan, फिर इसके बाद यहाँ पे पाई लिखा है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, ध्यान रखिएगा। जब हम ट्राइग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू को हम क्या पुट करते हैं, 180 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। और अपॉन में 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा। सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, tan 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। ये सब वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताई हुई है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था। तो tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, यानी मैं tan π/4 की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। इसीलिए अगले स्टेप में देखिए tan π/4 की जगह क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है। फिर इसके बाद प्लस था, प्लस लगाया, tan थीटा, ये आपका
एज इट इज यहां पे रहेगा। अब इसके बाद देखिए अपॉन में 1 माइनस आपका ऐसे ही रहेगा, 10 पाई बाई 4। इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, अभी मैंने आपको बताया 1045 मिलेगा और वैल्यू 1 आएगी। फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए 10 पाई की जगह 180 डिग्री अपॉन में 4। अब यहां पे सॉल्व कीजिएगा, यहां पे 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, फिर से 1045 डिग्री, और 1045 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 हो जाएगा। और देखिए ये आपका इनटू में है, ध्यान रखिएगा, तो इनटू में यहां पे tan थीटा है, तो 1 इंटू tan थीटा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan थीटा ही मिलेगा, 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसीलिए देखिए 1 माइनस और यहां पे tan थीटा लिखा हुआ है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम यहां पे इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए tan 3 पाई बाई 4 है, इसको सॉल्व करेंगे तो tan 3 है, पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे 180 डिग्री, और अपॉन में आपका 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 60, 4 5 जा 20, बचा क्या, 10 है, और 3 इंटू 45 डिग्री, तो देखिए 3 की मल्टीप्लाई 45 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 135 डिग्री। 10 135 डिग्री का मान क्या होता है, -1 होता है। देखिए 10 135 डिग्री का मान ये निकालना मैंने आप लोगों को पहले ही सिखाया हुआ है, जब मैंने आपको चतुर्थांश वाला नियम पढ़ाया था ट्राइग्नोमेट्री में, पढ़ लीजिएगा, ये सब वैल्यू मैंने आपको पहले ही निकालना सिखा दी है। तो 10 135 डिग्री का मान -1 होता है, यानी हम यहाँ पे tan 3 पाई बाई 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस tan थीटा, ये आपका एज इट इज रहेगा। फिर फॉर्मूले में आपका 1 माइनस होता, तो देखिए 1 तो हम यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। अब जब देखिए tan 3 पाई बाई 4, फिर आपका वही लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करने पर आपको tan 135 डिग्री मिलेगा। tan 135 डिग्री का मान -1 होता है, और फॉर्मूले में भी आपका माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके आपका प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और देखिए tan 3 पाई बाई 4, इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिला हुआ था, -1 मिला हुआ था, ठीक है, क्योंकि tan 135 डिग्री मिलेगा, इसका मान -1 होता है, और यहाँ पे इनटू में आपका tan थीटा है, ठीक है। और देखिए फॉर्मूले में आपका क्या होता है, माइनस होता है, तो ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 1 की मल्टीप्लाई tan थीटा में, तो हमें tan थीटा ही मिलेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे प्लस हो जाएगा और tan थीटा हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये 1 प्लस tan थीटा से ये 1 प्लस tan थीटा आपका कैंसल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बचा क्या हमारे पास, -1 प्लस tan थीटा और अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, ये बचा हुआ है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए ये जो इतना पार्ट बचा हुआ है आपका, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहां पे देखिए ये तो कैंसिल ही हो गया, बचा था हमारे पास -1 प्लस tan थीटा, ये ऊपर आपका बचा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, और अपॉन में आपका ये 1 माइनस tan थीटा बचा हुआ है केवल। तो देखिए अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, अगले स्टेप में हम इस माइनस को यहां पे कॉमन लेंगे, ठीक है। जब हम यहां पे माइनस को कॉमन ले लेंगे तो अंदर जो आपका 1 प्लस tan थीटा है, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा, और अपॉन में तो आपका 1 माइनस tan थीटा तो है ही। देखिए माइनस कॉमन क्यों लिया, माइनस इसलिए हमने यहां पे कॉमन लिया ताकि ये जो 1 प्लस tan थीटा है ये आपका क्या हो जाए, 1 माइनस tan थीटा हो जाए, और ये दोनों आपके क्या हो जाए, कैंसल हो जाए। जब कैंसल हो जाएंगे तो बचेगा केवल -1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा -1। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए ये आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, इजी नहीं है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना था, फिर यहाँ पे सॉल्व करना था, और लास्ट में क्या करना था, देखिए ये तो कैंसिल हो गया था, फिर हमने यहाँ पे माइनस को कॉमन लिया। क्यों कॉमन लिया, देखिए माइनस को कॉमन लेने से ये फायदा होगा, जो 1 प्लस tan थीटा है ये आपका 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा, और अपॉन में तो आपका 1 माइनस tan थीटा बचा हुआ था, इसको कैंसिल करने के लिए ध्यान रखिएगा, तो -1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, माइनस, माइनस तो है ही, और 1 ये आपका बचेगा। अब चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, -1 कहां पे दिया है, ये दिया है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखने में तो ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन इजी है नहीं, ध्यान रखिएगा। तो 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। देखिए ट्राइग्नोमेट्री से रिलेटेड सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। इतना पढ़ लेंगे जितना मैंने आपको पढ़ाया है ना, उतने में ही आपको सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2,
ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। तो क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे लिखा क्या है कि एक प्रिज्म का आयतन 1920 और यहां पे अंडर रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है, घन सेंटीमीटर है। सेमी से मतलब क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर है, ठीक है। उसका आधार 16 सेंटीमीटर भुजा का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। उसका आधार यानी जो प्रिज्म का आधार है ये 16 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। तो प्रिज्म की ऊंचाई होगी, ये हमसे यहां पे पूछा जा रहा है। हमें यहां पे प्रिज्म की ऊंचाई को ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2009 में पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें पता है। सबसे पहले हमें यहां पे पता है प्रिज्म का आयतन। तो देखिए मैंने यहां पे लिखा दिया है, सबसे पहले हमें क्या पता है, प्रिज्म का आयतन हमें यहां पे पता है, जो कि कितना दिया गया है, 1920 अंडर रूट 3 घन सेंटीमीटर। फिर इसके अलावा हमें यहां पे आधार भी तो पता है प्रिज्म का, यहां पे लिखा है ना कि उसका आधार, इससे मतलब क्या हो जाएगा, प्रिज्म का आधार 16 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। तो आधार हमें क्या दिया है, आधार हमें 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पे आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसके आधार का क्षेत्रफल, प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल हम यहां पे निकालेंगे। लेकिन प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल निकालते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस लाइन पे फोकस कीजिए। यहां पे लिखा हुआ है कि उसका आधार 16 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, यानी जो प्रिज्म का आधार है वो 16 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। यानी हम यहां पे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब हम यहां पे प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में ही आपका यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहां पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, अंडर रूट 3/4a², ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को हम यहां पे अप्लाई कर देंगे। तो देखिए अंडर रूट 3/4 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और देखिए आधार हमें दिया हुआ है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 16 सेंटीमीटर ना, तो ए की जगह हम क्या रखेंगे, ए से मतलब हमारा आधार से ही तो होगा, तो यहाँ पे ए की जगह हम क्या रखेंगे, 16 को रखेंगे, क्योंकि ए का स्क्वायर होता है तो क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट 3/4 इंटू ए, यानी 16 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 256 मिलेगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 4 1 जा 4 आपका हो जाएगा, यहाँ पे 4 6 जा 24, एक इधर जाएगा, 4 4 जा 16, मिला क्या हमें, देखिए यहाँ पे अंडर रूट 3 है और इनटू में आपका यहाँ पे 64, तो क्या हो जाएगा 64 अंडर रूट 3 घन सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल निकाला, किसके, प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल जो था ये हमने निकाल लिया है, क्या मिला, 64 अंडर रूट 3 घन सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे प्रिज्म की ऊंचाई को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, यही तो हमसे पूछा गया। तो प्रिज्म की ऊंचाई होगी, तो प्रिज्म की ऊंचाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, प्रिज्म की ऊंचाई बराबर जो आयतन हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो, और अपॉन में आधार का क्षेत्रफल जो अभी हमने निकाला 64 अंडर रूट 3 घन सेंटीमीटर। तो देखिए आयतन हमें ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में, मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए ये इसीलिए आयतन दिया हुआ था, और यहां पे देखिए मैंने नोट भी किया है, ये आयतन दिया गया है 1920 अंडर रूट 3 घन सेंटीमीटर। तो यहां पे आयतन की जगह रखेंगे ये 1920 और अंडर रूट 3, और आधार का क्षेत्रफल तो अभी हमने निकाला 64 अंडर रूट 3, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब सॉल्व करना है हमें, देखिए ये अंडर रूट 3 से ये अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आप 64 से इसको डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट हम 64 से कर देते हैं, तो 64 1 जा 64 हो जाएगा, और ऊपर सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 30, ठीक है। यानी क्या मिल जाएगा, प्रिज्म की ऊंचाई हमें मिलेगी 30, और वो भी किस में, सेंटीमीटर में। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं,
30 सेंटीमीटर हमें कहाँ दिया है, ये ऑप्शन डी में दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे एक लाइन पे फोकस करना, जो लिखा है कि उसका आधार से मतलब जो प्रिज्म का आधार है वो 16 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। यानी जब हम क्वेश्चन में यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे, प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगर यहां गलती कर दी तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, जो कि आपका यहां पे कहां पे दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग 2 से 3 बार कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320 हो तो x का मान है। यानी हमें यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2007 एंड 2010। और मैं आपको बता दूं सेम इसी पैटर्न के करीब 2 से 3 क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में और पूछे गए हैं। देखिए ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप लोगों के मैथमेटिक्स के सिलेबस में एक चैप्टर है घातांक एवं करणी, यानी इंडिसेस एंड सर्ट्स, उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। और ये चैप्टर मैंने आप लोगों को पहले ही कंप्लीट करवा दिया है, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। आप चैनल पर जाइएगा और 2022 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको इस चैप्टर की सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब देखिए सबसे पहले लिखा क्या है, 2 की पावर x माइनस 1, ये आपका लिखा हुआ है। तो ये आपका लिखा हुआ है a की पावर x माइनस वाई के फॉर्म में। ठीक है, तो a की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू होता क्या है, ये आपका होता है a की पावर x इंटू a की पावर माइनस वाई। देखिए ये सब रूल्स मैंने आप लोगों को पहले ही बताए हुए हैं जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था घातांक एवं करणी वाला। देखिए घातांक एवं करणी में आप लोगों के कई रूल्स होते हैं, तो ये रूल्स मैंने आप लोगों को पहले बताए हुए हैं। तो देखिए ये जो आपका लिखा है 2 की पावर x माइनस 1, ये आपका लिखा है a की पावर x माइनस वाई के फॉर्म में। तो a की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, a की पावर x इंटू a की पावर माइनस वाई। तो इसको जब हम लिखेंगे 2 की पावर x माइनस 1 को, तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर आपका क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 1, यही तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस का साइन, तो प्लस यहाँ पे लगा दिया। फिर इसके बाद देखिए ये वाला पार्ट जो आपका लिखा है 2 की पावर x प्लस 1, ये आपका किस फॉर्म में लिखा है, तो ये आपका लिखा है a की पावर x प्लस वाई के फॉर्म में। तो a की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, a की पावर x इंटू a की पावर y। यहाँ पे पावर आपकी प्लस में रहेगी क्योंकि प्लस में है, यहाँ पे a की पावर x प्लस वाई है। तो देखिए 2 की पावर x प्लस 1, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, यही तो मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे यही तो लिखा है 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, और यहाँ पे इज इक्वल टू 320 दिया है, तो यहाँ पे 320 तो रहेगा ही। तो आई होप आपको ये वाला स्टेप यहाँ पे समझ में आया होगा, कैसे मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया। ठीक है, अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 की पावर x जो है इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर x को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 2 की पावर x को तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और इनटू में है तो यहाँ पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर x कॉमन ले लिया। अब हमें सॉल्व करना है इसको, जो 2 की पावर माइनस 1 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ भी एक रूल अप्लाई होगा। ये आपका किस फॉर्म में लिखा है, ये आपका लिखा है a की पावर माइनस m के फॉर्म में। तो a की पावर माइनस m इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में a की पावर m हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, 1 अपॉन में a की पावर m। तो देखिए 2 की पावर माइनस 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में
2 की पावर 1 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 2 की पावर 1 का मान 2 ही होता है, यानी 1/2 मिलेगा सॉल्व करने पर 2 की पावर -1 को। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने 1/2 लिखा है, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, ये 1/2 मिल गया। 2 की पावर x तो हमने पहले ही कॉमन ले लिया है, यहाँ पे प्लस लगा तो प्लस लगाया, 2 की पावर x कॉमन ले लिया है, तो इसकी जगह आप क्या बचेगा, इसकी जगह तो 1 ही बचेगा। फिर ये इनटू में है 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मान 2 ही होता है, तो 1 × 2 करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करवाएंगे तो हमें 2 ही मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे 2 बचा हुआ है और यहाँ पे इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 320। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर x ये आपका ऐसा ही रहेगा। देखिए आप चाहे यहाँ पे नीचे 1 लिखकर एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, चाहे डायरेक्ट कर लीजिए। तो मैं डायरेक्ट करूंगा, 2 2 ज़ा 4 + 1 यानी क्या हो जाएगा 5 और अपॉन में 2 आपका रहेगा, तो 5/2 ये आपका हो गया इज इक्वल टू 320 है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। 2 की पावर x है और यहाँ पे आपका 5/2 है, इज इक्वल टू आपका 320 है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यही तो आपका दिया हुआ है 320 है। तो अगर मैं नीचे अपॉन में 1 लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 2x तो रहेगा इज इक्वल टू 320 × 2 हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 1 में तो हमें 5 मिलेगा। बस यही हमें यहाँ पे करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कराया। ध्यान से समझिएगा, देखिए 2 की पावर x तो है ही, यहाँ पे 5/2 था, इज इक्वल टू आपका क्या था 320 दिया हुआ था, नीचे 1 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लिया, 320 × 2 किया और 5 × 1 करेंगे तो 5 मिलेगा ही। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हम चाहे तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते, देखिए 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, 5 6 ज़ा 30 और 2 धर जाएगा 20, यानी 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा। यानी 2x इज इक्वल टू अगले स्टेप में हमें क्या मिलेगा, 64 की मल्टीप्लाई 2 में करवा दीजिए तो 128 मिलेगा। यानी 2 की पावर x इज इक्वल टू 128 मिला हुआ है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहां पे देखिए 2 की पावर x इज इक्वल टू 128 मिला है, तो देखिए यहां पे आधार 2 है तो हमें इधर भी 2 लाना होगा, हमें बेस यहां पे बराबर करना होगा, तभी हम घातों की तुलना करवा पाएंगे और हमें x का मान मिलेगा। तो 128 को मैं क्या कर सकता हूं, 128 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 7, क्योंकि 2 की पावर 7 का मान होता है 128। अगर आप 2 की मल्टीप्लाई यहां पे करवाएंगे 7 बार, देखिए 2 × 2, देखिए 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6 और यहाँ पे इनटू में ये 7 बार। जब 7 बार आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 होता है, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा आपका हो जाएगा 64 और 64 की मल्टीप्लाई 2 में करवाएंगे तो आपको मिलेगा 128। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ 128 को 2 की पावर 7 ना। तो देखिए यहाँ पे 128 को अगले स्टेप में क्या किया, 2 की पावर 7 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे आधार बराबर है, बेस यहाँ पे इक्वल है, यानी बेस बराबर है। जब आधार समान है तो घातों की तुलना करने पर क्या लिखेंगे, घातों की तुलना करने पर, ठीक है, घातों की तुलना करने पर, तो घातों की तुलना करेंगे, आधार बराबर है तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 7 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए इसीलिए 128 को 2 की पावर 7 लिखा ताकि हम घातों की तुलना करवा पाए। जब आधार बराबर होगा तो घातों की तुलना हो जाएगी। x इज इक्वल टू 7, x का मान हमें मिल चुका है। चलिए 7 देखते हैं कहां पे दिया है, ये दिया है ऑप्शन डी में। तो देखिए एक एक स्टेप मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझा दिया। अगर पहली बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे ना, फिर भी आपको समझ में आ गया होगा, और चैप्टर तो मैंने पहले पढ़ाया ही है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता देता हूं, क्योंकि कोई स्टूडेंट यहाँ पे पहली बार आया होगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। एक एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। मैं चाहूं तो यही क्वेश्चन मात्र 1 मिनट से भी कम में मैं सॉल्व कर दूं, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपका समझना जरूरी है, इसीलिए इतना डिटेल में मैं आपको बताता हूं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, और ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि धातु की एक खोखली गेंद का बाहरी व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा उसकी मोटाई
1/2 यानी 1/2 सेंटीमीटर है इस गेंद का आयतन है, यानी इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। पाई की वैल्यू हमें लेना है यहाँ पे 22/7, ये आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे दी हुई है और कभी कभी ये वैल्यू आपको नहीं लिखी हुई मिलेगी, तो आपको ध्यान रखना है 22/7 होती है पाई की वैल्यू। ठीक है, जब आप यहाँ पे मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते तो पाई की वैल्यू आपको 22/7 यहाँ पे पुट करनी होती है। ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या पता है, यहाँ पे लिखा है कि धातु की एक खोखली गेंद का बाहरी व्यास जो हमें दिया है वो 6 सेंटीमीटर दिया है और उसकी मोटाई हमें दी गई है 1/2 सेंटीमीटर। इस गेंद का आयतन, यानी हमें यहाँ पे कुल मिला के क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाहरी त्रिज्या को निकालेंगे, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे खोखली गेंद की बाहरी त्रिज्या को निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले बाहरी त्रिज्या को निकालेंगे, फिर यहाँ पे हम आंतरिक त्रिज्या को निकालेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे गेंद का आयतन ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, गेंद का आयतन से मतलब क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे खोखले गोले के आयतन का सूत्र लगाना है। ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में बात क्या हो रही है, यहाँ पे खोखली गेंद की बात हो रही है और हमसे इस गेंद का आयतन पूछा जा रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे खोखले गोले के आयतन का सूत्र लगाना है और खोखले गोले के आयतन का सूत्र होता क्या है, 4/3 पाई, फिर यहाँ पे कैपिटल आर का क्यूब और माइनस स्मॉल आर का क्यूब, ये होता है खोखले गोले के आयतन का सूत्र। क्यों ये फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे धातु की खोखली गेंद इसकी बात हो रही है और इसी का आयतन का हमें यहाँ पे इसी के आयतन का सूत्र लगाना है। यहाँ पे आयतन ज्ञात करना है ना खोखली गेंद का। तो देखिए मैं आपको बता दूं, खोखले गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल आर क्या है, ये जो है ये बाहरी त्रिज्या है, क्या है ये बाहरी त्रिज्या हो जाएगी और जो यहाँ पे आपका स्मॉल आर लिखा हुआ है ये आपकी आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी। तो इसीलिए हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। आंतरिक त्रिज्या बाहरी त्रिज्या ये जब निकाल लेंगे तभी तो हम यहाँ पे गेंद का आयतन निकाल पाएंगे, यानी खोखली गेंद का आयतन। और देखिए खोखली गेंद से मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें खोखले गोले के आयतन का सूत्र लगाना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला पता होगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले खोखली गेंद की बाहरी त्रिज्या यानी कैपिटल आर की वैल्यू को निकालेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर की वैल्यू को निकालेंगे। ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तब हमारा क्वेश्चन होगा सॉल्व। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे खोखली गेंद की बाहरी त्रिज्या को निकालेंगे जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में एक हिंट दी हुई है, यहाँ पे लिखा है कि धातु की एक खोखली गेंद का बाहरी व्यास, जो बाहरी व्यास हमें 6 सेंटीमीटर दिया गया है, इसी को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 3 और देखिए 3 और किस में आएगा, ये हमारा सेंटीमीटर में आएगा। यानी जो कैपिटल आर की वैल्यू है, यानी जो हम यहाँ पे खोखली गेंद की बाहरी त्रिज्या को निकाल रहे हैं वो हमें 3 सेंटीमीटर मिल चुकी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए बाहरी त्रिज्या जो कैपिटल आर निकाली, इसकी वैल्यू देखिए, व्यास हमें 6 दिया हुआ था, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी। तो 3 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे ये जो बाहरी त्रिज्या मिल चुकी है, बाहरी त्रिज्या मिल गई ना। देखिए कैसे निकाला, ध्यान से समझिएगा, व्यास दिया हुआ था, बस जो व्यास 6 सेंटीमीटर दिया था इसको हमें 2 से करना होगा डिवाइड और हमें यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर मिल जाएगी। यानी यहाँ पे खोखली गेंद की बाहरी त्रिज्या क्या है, 3 सेंटीमीटर, ये हमें पता चल चुकी है। अब हमें यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू को भी तो निकालना है, यानी यहाँ पे आंतरिक त्रिज्या को भी निकालना है, यानी खोखली गेंद की आंतरिक त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आंतरिक त्रिज्या कैसे निकलेगी, देखिए जो बाहरी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर निकाली, इसमें से हम लेस कर देंगे जो हमें यहाँ पे मोटाई दी गई है। देखिए व्यास यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और मोटाई कितनी दी गई थी, 1/2 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने यहाँ पे जब कैपिटल आर की वैल्यू निकाली 3 सेंटीमीटर मिली, अब इसी 3 सेंटीमीटर में से हम क्या करेंगे, 1/2 को जो मोटाई है इसको लेस कर देंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू मिल जाएगी, यानी खोखली गेंद
की आंतरिक त्रिज्या का मान हमें मिल जाएगा। तो यही हमें करना है। तो 3 में से 1/2 को हमें लेस करना होगा। तो देखिए आप चाहे यहाँ पे नीचे 1 लिखकर एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट। तो मैं डायरेक्ट करूंगा। 3 2 जा 6 और 6 में से 1 को लेस करेंगे 5 और अपॉन में 2 रहेगा ही, और ये भी आपका सेंटीमीटर में, यानी आंतरिक त्रिज्या भी हमें मिल चुकी है 5/2 सेंटीमीटर। यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लगाएंगे यहां पे गेंद का आयतन वाला सूत्र, यानी गेंद का आयतन हमें ज्ञात करना है। गेंद का आयतन, इससे मतलब क्या हो जाएगा, हमें यहां पे खोखले गोले के आयतन का सूत्र ये लगाना है। ठीक है, खोखले गोले के आयतन का सूत्र ये आपको समझना होगा, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में गेंद की बात हो रही है और ऊपर से खोखली गेंद यहां पे दी हुई है। खोखली गेंद दी हुई है, और गेंद देखिए, गेंद से मतलब क्या हो जाएगा, गेंद तो गोली होती है ना, तो गोले की बात हो रही है। तो खोखले गोले के आयतन का सूत्र लगाएंगे 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 4/3 पाई की वैल्यू को 22/7 रखना है। क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें हेल्प के लिए दी हुई है, अगर नहीं भी दी होती तो हम यहाँ पे फिर भी रखते। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद कैपिटल R का क्यूब। देखिए कैपिटल R यानी जो हमने यहाँ पे खोखली गेंद की बाहरी त्रिज्या निकाली थी वो 3 सेंटीमीटर निकाली थी। इसी का देखिए R की जगह हम यहाँ पे 3 रखेंगे और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब। 3 का क्यूब करेंगे तो आपको 27 मिलेगा ना, क्योंकि 3 गुणे 3 गुणे 3 27 ही तो मिलेगा, तो 27 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाया। अब स्मॉल r का क्यूब, स्मॉल r से मतलब जो खोखली गेंद की आंतरिक त्रिज्या है, जो कि हमें क्या मिली है 5/2 सेंटीमीटर। तो 5/2 का अगर आप यहाँ पे क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब होता है 8, तो 125/8। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। 4/3 इंटू 22/7 ये आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा। इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो नीचे 1 लिख लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, फिर सॉल्व कीजिए, चाहे डायरेक्ट कर लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट 27 की मल्टीप्लाई किस में करवाऊंगा, 8 में। 27 की मल्टीप्लाई अगर आप 8 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 216 मिलेगा। ठीक है, तो 27 की मल्टीप्लाई 8 में तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा हमें 216, और ऊपर माइनस में यहाँ पे 125 है ही, और अपॉन में 8 आपका रहेगा। तो ऐसे कर लेंगे, इससे जल्दी हो जाएगा। तो 216 में से 125 को अगर आप लेस करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 91, और अपॉन में ये 8 आपका दिया हुआ है, ये तो आपका यहाँ पे रहेगा ही। तो ऐसे आया आपका 91/8। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, ये 4 2 जा 8 आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। फिर इसके बाद देखिए ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, और ये देखिए ये 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2, यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद देखिए ये 7 1 जा 7 हो जाएगा, ये 7 1 जा 7 हो जाएगा, 2 धर जाएगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो ऊपर 1 गुणे 11 गुणे 13 ये बचा, यानी 11, 1 की मल्टीप्लाई 11 में 11 ही मिलेगा, यानी 11 गुणे 13 ये आपका ऊपर बचा हुआ है, और अपॉन में केवल आपका केवल 3 यहाँ पे बचा हुआ है, और 1 से तो कोई हमारा फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 ही मिलेगा, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 गुणे 13 बटे में 3। अब देखिए 11 की मल्टीप्लाई 13 में करवाइए, आपको क्या मिलेगा 143 और बटे में 3, 143/3। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 143 को हमें यहाँ पे 3 से डिवाइड करना है। देखिए क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 2, 3 को यहाँ पे नीचे नोट कर लेंगे, 3 7 जा 21 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2, मिला क्या 47 होल 2/3। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 47 सही 2/3। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में चेक करते कहां पे दिया है, 47 सही 2/3, और किस में, सेंटीमीटर क्यूब में। ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आपका आएगा 47 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे आयतन ज्ञात करना था, तो सेंटीमीटर क्यूब में ही तो आएगा। तो 47 सही 2/3 आपका कहाँ पे दिया है, ये ऑप्शन डी में दिया है। तो क्वेश्चन ये आपका बहुत ही अच्छा है, इसकी प्रैक्टिस 2 से 3 बार आपको करनी है। और सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पे
खोखले गोले के आयतन का सूत्र पता होना चाहिए, जो कि होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, जहां पे कैपिटल आर से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, ये बाहरी त्रिज्या है और स्मॉल आर यहाँ पे आंतरिक त्रिज्या है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला पता होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लीजिएगा। देखिए आपको समझाना था इसीलिए मुझे यहाँ पे टाइम लग गया, नहीं तो ये क्वेश्चन मैं मात्र 50 सेकंड के अंदर या फिर इससे कम में भी सॉल्व कर देता, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए एक एक लाइन मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में समझा दी। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इजी नहीं है ये, आपको फॉर्मूला पता होगा तभी सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया है, साइन थीटा प्लस कॉस 90 प्लस थीटा प्लस साइन 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन 180 डिग्री प्लस थीटा का मान होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, 2 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया है और सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में भी आया हुआ था। देखिए ये सब क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, देखिए ये आपका चतुर्थांश नियम पर आधारित है। अगर आपने ट्राइगोनोमेट्री में चतुर्थांश का नियम पढ़ा है, क्वाड्रेंट रूल को पढ़ा है, तभी आप इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे, नहीं तो फिर आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। और क्वाड्रेंट रूल मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, केवल आपको पढ़ना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए, बहुत ही ध्यान से यहां पे आपको समझना है, गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। फिर प्लस कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा आपका क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ये सब फॉर्मूला मैंने आपको बताया है जब मैंने आपको क्वाड्रेंट रूल पढ़ाया हुआ था। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा दिया है, यानी यहां पे 90 से ज्यादा की बात हो रही है, और 90 से ज्यादा की बात होगी तो ये आपका किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में आपका जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरे चतुर्थांश में आपका क्या होता है, ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में आपका केवल साइन पॉजिटिव होता है और उसके अलावा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपके क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो यहां पे देखिए cos 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। तो दूसरे चतुर्थांश में केवल आपका क्या होता है, साइन प्लस होता है। यहां तो कॉस दिया है तो प्लस में तो आएगा नहीं, पहली बात माइनस लगेगा। फिर देखिए यहां पे वैल्यू आपकी 90 डिग्री में है, यानी 90 डिग्री जब वैल्यू होती है तो कॉस आपका किस में चेंज हो जाता है, साइन में, और थीटा तो यहां पे रहेगा ही। तो माइनस साइन थीटा ऐसे आपका आता है। ये जब आप क्वाड्रेंट रूल पढ़ेंगे ना आपको खुद ही पता चल जाएगा। यानी कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पे मिलेगा माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया, पढ़ लीजिएगा। तो देखिए यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, हम यहां पे लिखेंगे साइन थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद देखिए प्लस प्लस लगाया, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका दिया हुआ है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, साइन 180 माइनस थीटा, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है साइन थीटा ही होता है। क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सब फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। अब देखिए यहां पे 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी 180 से कम की बात हो रही है। 180 से कम की बात होगी तो ये आपका किस क्वाड्रेंट में जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में साइन आपका प्लस में होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन प्लस होता है और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपके क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। साइन का अपोजिट जो आपका कोसेक होता है वो भी आपका प्लस में होता है, ध्यान रखिएगा। साइन और साइन का अपोजिट कोसेक ये प्लस में होंगे और इसके अलावा सभी आपके निगेटिव में होते हैं। और देखिए वैल्यू आपकी 180 डिग्री है ना, तो देखिए जब 180 डिग्री वैल्यू होती है तो यहां पे त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई चेंज नहीं होता, यानी साइन आपका साइन ही रहेगा और यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और प्लस में, क्यों प्लस में, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में आपका साइन प्लस होता है, साइन का अपोजिट कोसेक, और इसके अलावा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपके निगेटिव होते हैं। यानी यहां पे हमें सॉल्व करने पर साइन थीटा मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको साफ कर देता हूं पहले।
आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आपको चतुर्थांश नियम आता है तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, और नहीं आता तो नहीं आएगा समझ में। तो यानी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा लिख सकता हूँ। फिर प्लस, फिर इसके बाद देखिए साइन 180 प्लस थीटा दिया है, वैल्यू 180 है तो साइन आपका यहाँ पे साइन ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और 180 से ज्यादा की बात हो रही है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में तीसरे चतुर्थांश में जाएगा, और तीसरे चतुर्थांश में साइन आपका निगेटिव होता है, तो यानी माइनस साइन थीटा आएगा, क्योंकि तीसरे में आपका केवल tan, और tan का अपोजिट आपका कॉट, कॉट ये आपका होता है प्लस में, ठीक है, यही प्लस में होते हैं, और इसके अलावा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपके माइनस में होते हैं। तो इसीलिए साइन 180 प्लस थीटा यहां पे माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस साइन थीटा आएगा ये, और देखिए यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यहां पे आपका आएगा, ये प्लस यहां से हटेगा और क्या हो जाएगा, यहां पे आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा। तो देखिए साइन थीटा में से साइन थीटा को लेस करेंगे, क्या मिलेगा, 0, प्लस साइन थीटा में से साइन थीटा 0, 0 प्लस 0 0, यानी आंसर क्या होगा इसका, 0, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर आपको चतुर्थांश का नियम आता है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, अगर नहीं आता है तो नहीं कर पाएंगे। तो चतुर्थांश का नियम पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे 2 बार आपके एग्जाम में पूछा गया। वजह क्या है, वजह यही है क्योंकि चतुर्थांश नियम यहाँ पे लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको क्वाड्रेंट रूल नहीं आता होगा, अगर नहीं आता है तो चैनल पर जाइएगा, 2022 की प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहां पे मैंने ट्राइग्नोमेट्री से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं, वहां पे आपको चतुर्थांश वाला नियम मैंने अलग से पढ़ाया है, उसको पढ़ लीजिएगा। और चतुर्थांश नियम के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई हुई है, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। इसका मतलब क्या होता है, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज का मतलब होता है पहले चतुर्थांश में ऑल, यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपके प्लस होते हैं। दूसरे में देखिए स्टूडेंट बोला है तो दूसरे में आपका क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश में आपका स्टूडेंट में हम एस शब्द को लेंगे, यानी साइन आपका प्लस होता है, और साइन का अपोजिट आपका कोसेक, ये दूसरे चतुर्थांश में प्लस होता है। इसके अलावा सभी आपके निगेटिव होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर टू से मतलब तीसरे चतुर्थांश में आएंगे, तो तीसरे में 2 से यहाँ पे टी को लेंगे, यानी tan, और tan का अपोजिट आपका जो कॉट होता है ये प्लस होता है तीसरे चतुर्थांश में। इसके अलावा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपके निगेटिव होते हैं। फिर कॉलेज यानी चौथे चतुर्थांश में जब आएंगे तो चौथे में सी को लेंगे, कॉलेज में जो आपका सी वर्ड आता है इसको लेंगे, सी से मतलब हमारा कॉस, और कॉस का अपोजिट सेक, ये आपका चौथे में प्लस होता है। इसके अलावा सभी निगेटिव होते हैं। तो ये ट्रिक भी मैंने आपको बताई हुई, जब आप पढ़ेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में समझ में आए होंगे। टोटल 5 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।